अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं उस्मान और आप देख रहे हैं यूजी कंप्यूटर विजन की जानिब से कॉर्ड्रा की ट्रेनिंग सीरीज़। गाइस, इस सीरीज़ में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में और कॉर्ड्रा के बारे में जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं हम सारी चीज़ें कवर करेंगे और फिर एडवांस लेवल पर काम करेंगे। डोंट वरी, अगर आप कॉर्ड्रा के बारे में पहले कुछ नहीं जानते या आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में भी ज़ीरो हैं तो डोंट वरी, ये सारी वीडियोज़ आपके लिए हैं। आप इन वीडियोज़ को देखें और इन वीडियोज़ को देखने के बाद इंशाल्लाह आप एक अच्छे डिज़ाइनर होंगे। इन वीडियोस में हम कॉर्ड्रा के इंटरफेस से लेकर एडवांस लेवल तक प्रोजेक्ट बनाएंगे और उन प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। तो गाइस, कॉर्ड्रा क्या है? बेसिकली कॉर्ड्रा एक वेक्टर बेस्ड ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम ब्रोशर्स, लोगोज, बैनर्स और भी बहुत सारी चीज़ें हम डिज़ाइन करते हैं। तो कॉर्ड्रा के मुख्तलिफ वर्जन्स हैं। तो व्यूअर्स, इस सीरीज़ में हम कॉर्ड्रा 2021 पे काम करेंगे। डोंट वरी, अगर आपके पास कोई प्रीवियस वर्जन मौजूद है, अगर X7 है, X6 है या कोई प्रीवियस वर्जन है तो इंशाल्लाह मोस्टली चीज़ें जो हैं वो इसमें भी काम करेंगी। और डिज़ाइनिंग के हवाले से जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब पे सेम ही अप्लाई होती हैं और बहुत सारे इनके ऑप्शंस, ये सेटिंग्स वगैरह हैं वो तकरीबन सेम होती हैं। कुछ नई चीज़ें हैं जो चेंज हुई हैं वो इंशाल्लाह हम कवर करते जाएंगे। तो कोशिश करें, अगर आपके पास कॉर्ड्रा 2021 नहीं है तो वो इंस्टॉल कर लें। अगर कोई प्रीवियस वर्जन है तो इट्स ओके, वो भी काम कर जाएगा। तो गाइस, इस वक्त जो हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा है ये कॉर्ड्रा की वेलकम स्क्रीन है। कॉर्ड्रा 2021 ओपन करते हैं तो इस तरह की स्क्रीन हमारे सामने आती है। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक प्लस का निशान है, नीचे न्यू डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। यहाँ से अगर हम न्यू डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और इसके साथ एक थंबनेल शो हो रहा है। ये वो डॉक्यूमेंट है जो मैंने अभी रिसेंटली कॉर्ड्रा में ओपन की थी। अगर मैं इसी पे काम कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और इस फाइल को ओपन कर लूँगा। उसके नीचे यहाँ पर कुछ वेक्टर्स अवेलेबल हैं जो कॉर्ड्रा की तरफ से हैं। अगर हम इन पे प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो हम इन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ से फाइल पर क्लिक करेंगे न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए तो यहाँ पर भी वो सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। ओपन रीसेंट के, ओपन के, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट और न्यू डॉक्यूमेंट की शॉर्टकट की है Ctrl+N। अगर हम Ctrl+N अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो हमारे पास सामने एक बॉक्स अपीयर होगा। यहाँ पर इसके 3 सेक्शंस हैं, जनरल, डायमेंशंस और कलर सेटिंग्स। तो सबसे पहले जनरल के सेक्शन में पहला बॉक्स है नेम का। तो यहाँ पर हम अपनी डॉक्यूमेंट को नेम देते हैं। हम अपने डॉक्यूमेंट का नेम क्या रखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम नेम रखते हैं डॉक्यूमेंट 1, ठीक है। उसके बाद नीचे प्रीसेट्स हैं, इनको हम अभी छोड़ देते हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद नंबर ऑफ़ पेजेस है, आप अपनी डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस लेना चाह रहे हैं यहाँ से आप अब पेजेस ऐड कर सकते हैं। 1 लेना चाह रहे हैं, 2, 3, 4 सो ऑन। और उसके बाद है प्राइमरी कलर मोड। CMYK के स्टैंड्स फॉर सयान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक है। और RGB मीन्स है रेड, ग्रीन, ब्लू। CMYK और RGB कलर स्कीम हम कब यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो CMYK है, जो CMYK कलर मोड है वो हम अगर कोई प्रिंटिंग के लिए फ़ाइल बना रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के लिए बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई विजिटिंग कार्ड का डिज़ाइन बना रहे हैं जो हमने प्रिंट करवाना है तो हम CMYK कलर स्कीम यूज़ करेंगे। क्योंकि प्रिंटिंग में जो कलर स्कीम यूज़ होती है, जो कलर्स मिक्स करके बाकी सारे कलर्स बनते हैं, वो ये 4 कलर्स होते हैं जिनको मिक्स करके बाकी सारे कलर्स बनाए जाते हैं। और जो डिजिटल स्क्रीन्स के लिए होते हैं, फॉर एग्जांपल हम किसी वेबसाइट के लिए बना रहे हैं या सोशल मीडिया के लिए बना रहे हैं तो हम RGB कलर स्कीम यूज़ करेंगे। क्योंकि डिजिटल स्क्रीन्स पर RGB कलर स्कीम यूज़ होती है और ये तीनों बेसिक कलर्स मिला के बाकी सारे कलर्स बनते हैं। तो उसके नीचे सेक्शन है डायमेंशन का। सबसे पहला ऑप्शन है पेज साइज़। यहाँ पर आप अपना पेज साइज़ दे सकते हैं। यहाँ पर कुछ पेज साइज़ अवेलेबल हैं, वेब बैनर्स के हैं, इन्वेलप के हैं और विजिटिंग कार्ड वगैरह के कुछ साइज़ अवेलेबल हैं। तो अगर आप इनमें से कोई साइज़ लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इनमें कोई साइज़ मौजूद नहीं है, आप कोई कस्टम साइज़ लेना चाह रहे हैं तो हम कस्टम पर क्लिक करेंगे और नीचे यहाँ पर साइज़ दे देंगे। अगर आप कस्टम पर क्लिक ना भी करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम A4 पर ही क्लिक कर देते हैं, A4 ही रहने देते हैं और यहाँ से हम कोई भी साइज़ चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल 210 मिलीमीटर है तो हम यहाँ से 200 करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऊपर कस्टम हो गया। तो यहाँ पर राइट साइड पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, यहाँ पर
अगर हम किसी फाइल का साइज़ इंचज़ में न देना चाह रहे हैं तो हम इंचज़ में सिलेक्ट कर सकते हैं, पिक्सल्स, पॉइंट्स, कोई भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंचज़ पे सिलेक्ट करेंगे और मैं एक बनाना चाह रहा हूँ जी 8x11 इंच की कोई पेज लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। हमारे पेज का साइज़ होगा 8 इंच बाय 11 इंच। और नीचे ओरिएंटेशन के ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आप लैंडस्केप ओरिएंटेशन लेना चाह रहे हैं तो लैंडस्केप ले सकते हैं, और अगर पोर्ट्रेट लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर पोर्ट्रेट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है। और उसके बाद है नीचे रेजोल्यूशन, DPI। DPI गाइस, DPI मीन्स डॉट पर इंचज़। और DPI क्या होती है हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम 300 ही रहने देते हैं, हम ओके करते हैं। तो गाइस हमने सक्सेसफुली एक न्यू डॉक्यूमेंट ले ली है। गाइस दो तरह के इमेजेस होते हैं, रास्टर इमेजेस और वेक्टर इमेजेस। रास्टर इमेजेस की इन्फॉर्मेशन ब्लॉक्स में स्टोर होती है, उसके छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं या बॉक्सेस होते हैं। हर एक बॉक्स में मुख्तलिफ कलर इन्फॉर्मेशन होती है और उस बॉक्सेस को मिलाकर कोई भी इमेज बनता है। और उन बॉक्सेस को जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, या बॉक्सेस कह लें या डॉट्स कह लें, उनको हम पिक्सेल्स कहते हैं। और पिक्सल एक इमेज में कितने होने चाहिए या एक इंच में कितने होने चाहिए, वो हम जब डॉक्यूमेंट में DPI देते हैं, DPI स्टैंड्स फॉर ए डॉट पर इंच, और एक इंच में कितने डॉट्स होने चाहिए वो हम उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसकी रेजोल्यूशन कितनी हाई रखना चाह रहे हैं। तो रास्टर इमेजेस में क्योंकि ब्लॉक्स होते हैं, उसका साइज़ हम अगर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करें तो उसमें पिक्सेल्स की प्रॉब्लम आ जाती है। अगर हम साइज़ इंक्रीज़ करते हैं, उसका बढ़ाते हैं, तो उसमें पिक्सेल्स वाज़ेह होना शुरू हो जाते हैं। और वेक्टर इमेज में पिक्सेल्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वेक्टर इमेज लाइंस पर मुश्तमिल होते हैं या टेक्स्ट पर। तो वेक्टर इमेजेस में पिक्सेल्स नहीं होते। यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है, इनमें से एक को हम रास्टर में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे कन्वर्ट टू बिटमैप 20 कर देते हैं, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जो रास्टर इमेज है वो थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। आप इसको जब जूम करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लर हो रहा है। और अगर हम वेक्टर इमेज पर जूम करेंगे तो वो ब्लर नहीं हो रहा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको छोटा करेंगे तो इस वक्त हमें इतना डिफरेंस महसूस नहीं हो रहा, हमें इतना फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। अगर हम इनका साइज़ इंक्रीज़ करते जाएंगे, जो वेक्टर है वो सेम है और जो रास्टर है वो ब्लर होता जा रहा है, वो इससे ज़्यादा ब्लर हो रहा है। और मज़ीद इसमें मैं आपको पिक्सेल्स दिखाता हूँ। DPI क्या है, यहाँ से व्यू में जाएंगे, पिक्सेल्स पर क्लिक करेंगे, तो जब हम इसको जूम करेंगे तो ये हमारे ब्लॉक्स हैं। हर एक ब्लॉक में मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन है, मुख्तलिफ जो कलर्स हैं वो स्टोर करके ये इमेज बनता है। कोई भी रास्टर इमेज है वो बनता है। और वेक्टर इमेज में ये ब्लॉक नहीं होता। जब हम कोई भी फाइल एक्सपोर्ट करते हैं सोशल मीडिया के लिए या किसी भी अपने काम के लिए बनाते हैं, तो जब हम JPEG फाइल बना लेते हैं, उसमें ये ब्लॉक्स होते हैं, पिक्सेल्स होते हैं। तो हम इन पिक्सेल्स की तादाद हम DPI सेक्शन में, DPI के बॉक्स में देते हैं। और वेक्टर इमेज में जो वेक्टर फाइल होती है उसमें DPI की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसका साइज़ हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ ये वाला वेक्टर इमेज भी ब्लर है। ये इस वजह से है क्योंकि हमने पिक्सेल्स सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ से, तो इस वजह से हमें पिक्सेल बता रहा है कि अगर ये फाइल एक्सपोर्ट हो के तो इसके पिक्सेल्स कैसे वाज़े होंगे या कैसा नज़र आएंगे। तो हम दोबारा व्यू से इनहेंस्ड पर क्लिक करेंगे और दोबारा उसी व्यू पर ले आएंगे। इसीलिए गाइस हम कोई भी लोगो वगैरह बनाते हैं तो हम वेक्टर फॉर्म में बनाते हैं, क्योंकि लोगो मुख्तलिफ जगह पर, किसी भी ब्रांड का लोगो मुख्तलिफ जगह पर यूज़ होता है। बिल बोर्ड्स पर भी लगता है, विजिटिंग कार्ड्स पर भी, और मुख्तलिफ जगह पर यूज़ होता है। उसका हम साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं, उसका साइज़ चेंज करते हैं। तो वेक्टर फाइल को ये प्रॉब्लम नहीं बनता कि वो उसके पिक्सेल्स को वो प्रॉब्लम आ जाए या वो फाइल ब्लर होना शुरू हो जाए, तो वो प्रॉब्लम नहीं होता। अगर हम रास्टर इमेज में बनाएंगे, रास्टर में बनाएंगे, तो वो उसमें साइज़ हम उसका चेंज नहीं कर सकते, वो साइज़ उसका सेम ही रहेगा जिस साइज़ में हमने बनाया है। तो चलिए बढ़ते हैं हम CorelDRAW के इंटरफेस की जानिब। तो सबसे ऊपर ये मेन्यू बार है, फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट वगैरह, ये मेन्यू बार है। और उसके बाद है नीचे स्टैंडर्ड बार, उसके नीचे है प्रॉपर्टी बार। प्रॉपर्टी बार में गाइज कोई भी टूल हम जब सिलेक्ट करते हैं, उसके रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स और उसके ऑप्शंस होते हैं वो इस प्रॉपर्टी बार में शो हो रहे होते हैं। किसी भी टूल की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर शो हो रही होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम रेक्टेंगुलर टूल सेलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर प्रॉपर्टीज़ चेंज हो चुकी हैं, यहाँ पर ऑप्शंस में चेंजिंग आ गई है। तो गाइस उसके बाद राइट साइड पे, इसको हम कलर पैलेट कहते हैं,
यहाँ पर कुछ कलर्स मौजूद हैं जो हम अपने ऑब्जेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा वर्किंग एरिया है, इसके अंदर हम अपना ड्राइंग वगैरह जो है हम इसमें बनाते हैं। ये ऊपर जो है इसको हम रूलर कहते हैं, ये या स्केल कह सकते हैं या रूलर कह सकते हैं। उसके नीचे स्टेटस बार है, यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट के प्रॉपर्टीज़ वगैरह या जो उसकी इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ पर शो हो रही होती है। उसके बाद लेफ़्ट साइड पर उसके बाद पे ये टूल बार है। हम कोई भी डिज़ाइन इन टूल्स की मदद से बनाते हैं, इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम बनाते हैं। इन टूल्स में कमी पेशी भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें इनमें से कोई भी टूल हम इस्तेमाल नहीं करते, हमें नहीं चाहिए, हम इनको रिमूव कर सकते हैं टूल बॉक्स में, या कोई ऐसा टूल जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और टूल बॉक्स में मौजूद नहीं है तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो कैसे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे प्लस का निशान बना हुआ है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक लिस्ट आ गई है। यहाँ पर जितने भी टूल्स हैं वो सारे शो हो रहे हैं और जिनके ऊपर चेक लगा हुआ है ये हमारे टूल बॉक्स में मौजूद हैं, और जो अनचेक हैं, जिन पे चेक नहीं टिक लगा हुआ, वो मौजूद नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ आउटलाइन टूल्स में आउटलाइन टूल्स अनचेक है। अगर इसको हम चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये टूल बॉक्स में आ चुका है। और मज़ीद इसकी सेटिंग्स चेंज करने के लिए यहाँ पर कस्टमाइज़ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी कुछ कमांड्स शो हो रही हैं, इनकी कुछ सेटिंग्स मौजूद हैं। और यहाँ पर ऊपर जहाँ पर फाइल लिखा हो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे शो ऑल आइटम्स पर। जब हम क्लिक करेंगे तो ये जितनी भी कमांड्स CorelDRAW में हैं वो यहाँ पर अब हमें शो हो रही हैं। हम किसी भी कमांड की सेटिंग्स कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से रख सकते हैं। राइट साइड पे इसके कुछ सेटिंग्स यहाँ पर शो हो रही हैं और उसकी कैप्शन सबसे ऊपर कैप्शन है। यहाँ पर कुछ भी किसी भी कमांड का यहाँ पर जो नेम कह सकते हैं आप, वो यहाँ पर शो हो रहा है। उसके नीचे अगर आप इसका आइकॉन चेंज करना चाह रहे हैं तो ब्राउज़ पर क्लिक करेंगे और अपने कंप्यूटर में से आइकॉन अगर आपके पास मौजूद है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। उसके नीचे टूल टिप है, टूल टिप के बॉक्स में आप अपनी मर्ज़ी से इसकी जो वो याद रखने के लिए आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम कुछ लगाते हैं जी, सेव के ऑप्शन पे लगाते हैं जी, सेव। तो सेव द एक्टिव डॉक्यूमेंट की जगह पे हम लिख देते हैं सेव योर डॉक्यूमेंट। और उसके बाद यहाँ पर शॉर्टकट की है। इसकी शॉर्टकट की इस वक्त जो असाइन की हुई है वो Ctrl+S है। अगर हम कोई चेंज करना चाह रहे हैं या कोई और भी ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से नीचे न्यू शॉर्टकट की के बॉक्स में हम अपनी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। फॉर एग्जांपल Alt+X में प्रेस करता हूँ, असाइन पर क्लिक करता हूँ तो हमारी दो शॉर्टकट की इस वक्त डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए अब हो चुकी हैं। Alt+X करेंगे तो भी हमारी डॉक्यूमेंट सेव होगी और अगर Ctrl+S प्रेस करेंगे तो भी हमारी डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगी। ओके करते हैं और जब यहाँ पर हम सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं सेव योर डॉक्यूमेंट के सेव द एक्टिव डॉक्यूमेंट के बाद सेव योर डॉक्यूमेंट भी शो हो रहा है, क्योंकि हमने अभी लिखा था। आप अपनी मर्ज़ी से याद रखने के लिए किसी भी टूल पर, किसी भी आइकॉन पर अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। तो अभी हम इसको डिलीट कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं। ये अगर आपको भूल गया है कि किस किस डॉक्यूमेंट पे आपने क्या क्या लिखा था तो डोंट वरी, आप रीसेट आल पर क्लिक करें, यस पर करें और यहाँ से सेव के सेक्शन में आपकी शॉर्टकट की जितनी भी हैं वो रीसेट हो चुकी हैं और यहाँ से इसको डिलीट करके ओके कर देंगे तो हमारी सारी सेटिंग्स दोबारा वहीं आ चुकी हैं। उसके बाद अगर आप अपने CorelDRAW का इंटरफेस या इसका थीम चेंज करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टूल्स में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, कस्टमाइजेशन पर क्लिक करेंगे और अपीयरेंस में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे ऊपर आपको स्केल नज़र आ रहा है, इसको हम अगर इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे CorelDRAW के आइकॉन्स वगैरह, ये टेक्स्ट वगैरह है वो उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, जूम हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, सेट टू डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, 100% हो गया। और यहाँ पर नीचे थीम लाइट, मीडियम, डार्क और ब्लैक है। यहाँ पर अगर हम डार्क अप्लाई करेंगे तो हमारा CorelDRAW का थीम है वो डार्क हो गया है। और इसका बॉर्डर वगैरह का आप मैनुअली कलर रखना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से जो लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने ये लगाया है ब्लू टाइप, और नीचे डेस्कटॉप का जो इसकी स्क्रीन का कलर है वो अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं।
तो हमें लाइट ही रहने देते हैं फ़िलहाल। आपको जो अच्छा लगे आप वो अप्लाई कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप रख सकते हैं। ओके करते हैं। तो उसके बाद अगर हम अपने टूल बॉक्स की या इसके प्रॉपर्टी बार की जगह चेंज करना चाह रहे हैं, अपने इंटरफेस को मज़ीद इसमें चेंजिंग करना चाह रहे हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं। हम खाली जगह पर यहाँ पर प्रॉपर्टी बार पर राइट क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ लॉक टूल बार्स चेक किया हुआ है, इसको अनचेक कर देंगे। हमारे इस वक्त जितने भी टूल्स बार हैं वो अनलॉक हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हम टूल बॉक्स के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा कर्सर 4 एरोज़ में चेंज हो चुका है। तो इसको यहाँ पर हम क्लिक करके रखेंगे और इसको हम ड्रैग करके कहीं भी लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आ चुका है, आप देख सकते हैं। हम इसको अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी मूव कर सकते हैं। यहाँ पर लगाना चाह रहे हैं यहाँ पर लगा दिया। प्रॉपर्टी बार को यहाँ से हमने हटाया और इधर लगा दिया, और ऊपर हम स्टैंडर्ड टूल बार को हम नीचे ले आते हैं। नीचे ले आते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहें अपने इंटरफेस को बना सकते हैं। और अगर आपने अपने सारे इंटरफेस को मैसअप कर दिया है, सारा ख़राब कर बैठे हैं, तो कोई बात नहीं। इसको रीसेट अगर करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो उस करने के लिए हम कॉर्लड्रा को क्लोज़ कर देंगे। वो हमसे पूछ रहा है कि आपने अपनी डॉक्यूमेंट सेव करनी है या नहीं, तो हमने काम अभी तक किया नहीं, तो हम इसको नो करेंगे। और जब हम कॉर्लड्रा ओपन करने लगेंगे तो हम डबल क्लिक करेंगे कॉर्लड्रा पर और F8 प्रेस करेंगे। जो ही आपने ओपन करना है उसके बाद F8 प्रेस कर देना है, और आपसे वो पूछेगा कि आप अपनी वर्क स्पेस डिफ़ॉल्ट करना चाह रहे हैं या नहीं। तो हम चाह रहे हैं तो हम येस पर क्लिक करेंगे। तो हमारी जितनी भी कॉर्लड्रा की वर्क स्पेस की सेटिंग्स हैं वो दोबारा रीसेट टू डिफ़ॉल्ट हो जाएंगी, रीसेट हो जाएंगी। और दोबारा से वहीं पे अपनी पोजीशन पे आ जाएंगी। तो कॉर्लड्रा ओपन हो चुका है। न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं, ओके करते हैं। तो हमारी सारी सेटिंग्स जो हैं वो रीसेट हो चुकी हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने टूल बार में एक टूल ऐड किया था आउटलाइन का, वो भी गायब हो चुका है क्योंकि हमने रीसेट कर दिया है। तो हमारी सारी सेटिंग्स वो दोबारा ज़ीरो हो गई हैं, दोबारा से रीसेट हो चुकी हैं, बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो चुकी हैं। तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन इंटरफेस के बारे में। हमने इंटरफेस को कैसे चेंज करना है या इंटरफेस की सेटिंग्स वगैरह हमने देखी। तो बाकी इंशाल्लाह हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या सजेशन है आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिए, और अगर अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप इन वीडियोज़ को कितना पसंद कर रहे हैं। और अगर हो सके तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।